अनिका जिस रास्ते से होते हुए घर से बाहर निकली थी उसी रास्ते से मारवा हाउस के अंदर आ जाती है और फिर अपनी सीक्रेट लैब से होते हुए अपने बाथरूम में पहुंच जाती है। चेंज करने के बाद वो बेडरूम में प्रवेश करती है। अनिका के जाने के बाद से लेकर अब तक रोहित अपनी जगह पर शांति से लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद एक पल के लिए भी नहीं आई थी। उसका ध्यान सिर्फ प्रीति पर था और दिमाग में अनिका चल रही थी। रात के लगभग 3 बजे बजने का वक्त था। जैसे ही अनिका बेड पर लेटने लगती है, रोहित उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख देता है। अनिका मुस्कुराकर रोहित की तरफ घूम जाती है। रोहित उसे अपनी बाहों में भर लेता है और चैन की गहरी सांस लेता है। फिर धीरे से कान में कहता है, ऑल ओके? अनिका कहती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। अनिका के वापस लौटने के बाद रोहित के मन को बेहद शांति मिलती है और अनिका के साथ साथ उसे भी कुछ ही पलों में गहरी नींद आ जाती है। सुबह के वक्त उठने में दोनों को ही कुछ देर हो जाती है। जब अनिका ड्राइंग हॉल में पहुंचती है तो प्रीति पहले से ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अनिका को देखते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और उसके साथ विश्व के नियत उपचार के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। अंदर की ओर जाते जाते वो अनिका को बता देती है, मैं आज मीटिंग पैलेस नहीं आ रही, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और अगर मुझे वक्त मिला तो मैं विश्व की रिपोर्ट के लिए भी जाऊंगी। अनिका प्रीति की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है, फिर वापस सामने की तरफ देखकर आगे बढ़ते हुए पूछती है, क्या वो ज़रूरी काम ओमकार है? प्रीति अभी शनि के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले कोई सबूत हाथ लगे, उसके बाद वो अनिका से इस बारे में कोई बात करे। वो बात को टालने के लिए सिर्फ नीचे सिर करके मुस्कुरा देती है, जिसका मतलब था कि आज वो ओमकार से मिलने वाली है। देखा जाए तो उसने सच ही कहा था, लेकिन ये सच अधूरा था। सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर आने के बाद जब प्रीति समय देखती है तो लगभग 10 बजे थे। उसे महसूस होता है कि 4 घंटे बाद उन्हें मुक्ता से मिलना है। तब तक वो विश्व की रिपोर्ट में आने वाली अड़चनों के बारे में पता करके वापस आ सकती है। वो झट से अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करती है। फिर वो मैसेज ओमकार और सनी दोनों को भेज देती है। उसके बाद तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। बच्चों का कमरा। रिया जोर जोर से शोर मचाते हुए अपने बेड पर कूदने लगती है। ये माय मम्मा इज़ द ग्रेट एवर, आई एम सो हैप्पी। फिर अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और दोबारा से उछलना शुरू कर देती है और उछलते उछलते गोल गोल घूमने लगती है। रिया का शोर सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर अपने अपने कामों को छोड़कर उसके बेड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब रिया थक जाती है तो वहीं बैठ जाती है। फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर दोनों भाइयों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई देने लगती है। अब आर्यन कहता है, क्या तुम हमें भी बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है कि तुम्हारी खुशी से पूरा कमरा झूम उठा है? आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों रिया के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। रिया अपनी सांसों को थामती है और उत्साह से जवाब देती है, मम्मा ने कहा है कि मुझे वो सारी किताबें मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए। फिर शोर मचाते हुए आगे कहती है, और अब मैं मम्मा की मेमोरी वापस लाने के लिए उनमें से कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा ढूंढ लूंगी जिससे मेरी विश पूरी हो जाएगी। रिया की बात सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं और उसके बाद अपने हाथों को अपने अपने माथे पर मार लेते हैं। फिर आंखों में एक दूसरे से कहते हैं, ना जाने हमारी बहन का ये पागलपन क्या रंग लाएगा। तभी अलेक्जेंडर रिया से पूछता है, क्या तुमने अपने कोर्स की सभी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं? अलेक्जेंडर की बात पर रिया उसे घूर कर देखती है। अब आर्यन कमान संभालते हुए कहता है, हमारे कहने का मतलब है कि हम कैसे मान लें कि तुम वह सब किताबें पढ़ सकती हो और उससे कुछ सीख सकती हो। सीखना भी छोड़ो, कुछ काम का ढूंढ सकती हो। आर्यन की बात पर अलेक्जेंडर को एक युक्ति सूझी है। वो झट से कहता है, हम नहीं चाहते कि मम्मा की एक्सपेक्टेशंस तुमसे बंधें और उसके बाद टूटें। आर्यन कहता है, अलेक्जेंडर की बात बिल्कुल ठीक है, तुम पहले हम दोनों को ये साबित करके दिखाओ कि तुम जो कह रही हो वो कर सकती हो। तुम जिस काम को शुरू करोगी उसे बीच में ही नहीं छोड़ोगी। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उतनी सारी किताबों को पढ़ना वैसे भी किसी के लिए आसान काम नहीं था। यहाँ पढ़ने के साथ साथ उन्हें समझना भी था और उसके लिए रिया अभी बहुत छोटी थी। लेकिन दोनों ही भाई चाहते थे कि वो रिया का वास्तविकता से परिचय करा दें, अथवा रिया के अंदर इतनी लगन पैदा कर सकें कि कम से कम इतनी दूर से किताबों की पूरी लाइब्रेरी मंगवाने के बाद वो उसमें से कुछ किताबें ज़रूर पढ़ सकें। अब रिया अपने एंग्री मोड में आ जाती है। वो सीधी खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद अपना एक हाथ दोनों भाइयों की तरफ करते हुए कहती है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ।
आर्यन कहता है, कैसे साबित करोगी? तभी अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, तुम ये कैसे साबित करोगी कि तुम अपने काम को बीच में नहीं छोड़ोगी? रिया तपाक से जवाब देती है, मैं उन किताबों को पढ़ने से पहले तुम्हें अपनी कोर्स की सभी बुक्स कंप्लीट करके दिखाऊंगी, तब तुम दोनों मान जाओगे। रिया की बात सुनकर दोनों ही भाइयों को अंदर ही अंदर इतनी खुशी होती है कि वो उनके चेहरे पर झलक आती है और दोनों एक ही सुर में बोल पड़ते हैं, हाँ, यही तो हम चाहते हैं। रिया कहती है, क्या मतलब? तब आर्यन बात को संभालते हुए कहता है, हमारा मतलब कि तुम हमें ये साबित कर दो कि तुम यह कर सकती हो। रिया ने जो करने की ठानी थी वो बच्चों का खेल नहीं था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक टेढ़ी खीर थी। वर्षों की तपस्या के बाद ऐसे शोधों का सकारात्मक परिणाम निकलता है। मासूम सी रिया ये जानती ही नहीं थी कि वो बेकार ही इतनी मेहनत करने के बारे में सोच रही है, लेकिन दोनों ही भाई ये सोचकर बेहद खुश थे कि रिया कुछ अलग करने वाली है। उसके सफल होने की उम्मीद दोनों भाइयों को रत्ती भर भी नहीं थी, लेकिन रिया इस बहाने कुछ नया सीखने वाली है, नई तरह के ज्ञान को आत्मसात करने वाली है। उन दोनों भाइयों के लिए यही काफी था। उसके अलावा अगर रिया किताबों में व्यस्त हो जाती तो दोनों ही भाइयों को अपने बाकी कामों के लिए अधिक समय मिल जाने वाला था। होटल हेवन। बहुत सोच विचार करने के बाद मुक्ता ने सनी से मिलने के लिए पर्सनल कैबिन बुक किया था, ताकि वो बिना आसपास के लोगों की परवाह किए आराम से बैठकर सनी से बातें कर सके, कुछ उसे अपने बारे में बता सके और बहुत कुछ उसके बारे में जान सके। ये कैबिन 5 स्टार रूम से कम नहीं था। मुक्ता ने जो समय सनी को मिलने के लिए दिया था उससे काफी पहले ही वो होटल हेवन में अपने कैबिन में मौजूद थी। विराट भी वहीं अपने दोनों हाथ बांधे एक जगह पर खड़ा था। मुक्ता थोड़ी सी नर्वस दिखाई दे रही थी। तभी मुक्ता को ख्याल आता है कि उसने सनी को टाइम तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आना कहाँ पर है। मुक्ता अपना फोन उठाकर उस पर सनी को भेजने के लिए एक मैसेज टाइप करती है। इससे पहले कि वो कैबिन की जानकारी सनी को दे पाती, उसके फोन पर सनी का मैसेज फ्लैश होने लगता है, जिसमें उसने टेबल का नंबर भेजा था कि वो किस टेबल पर मिलने वाले हैं। सनी का मैसेज पढ़ते ही मुक्ता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चाहती तो एक पल में मैसेज करके सनी को कैबिन में आने के लिए कह सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि सनी के लिए अपने ही भाई के होटल में कैबिन बुक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मुक्ता सोचती है कि उसे सनी को कैबिन में आने के लिए नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से शायद सनी उसके बारे में अच्छी राय न बनाए या फिर सनी असहज महसूस करे। दूसरी तरफ सनी ने जानबूझकर मुक्ता को पब्लिकली मिलने के लिए फोर्स किया था, ताकि वो उससे पब्लिकली बदला ले सके। मुक्ता कुछ देर तक सोचती रहती है और उसके बाद तय करती है कि वो सनी के होटल हेवन पहुंचने के बाद उसे मिलने के लिए उसकी बुक की गई टेबल पर पहुंच जाएगी। मारवा हाउस। प्रीति ने आज जानबूझकर ऐसा आउटफिट सेलेक्ट किया था जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। वो किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहती थी। प्रीति ने लाइट पिंक कलर की विदाउट स्लीव कॉलर नेक कुर्ती पहनी थी, जिसके गले पर हैवी वर्क किया गया था और कुर्ती का बाकी हिस्सा प्लेन था। इसके साथ लाइट स्काई ब्लू कलर की जैगिंग के साथ दुपट्टा पहन रखा था। खुले बालों में हल्के मेकअप के साथ छोटी सी बिंदी माथे पर लगाई थी। उसकी आंखों के गहरे काजल से उसकी आंखें अधिक गहरी और बड़ी दिखाई दे रही थीं। हाई हील की जगह पर आज उसने जूतियां पहनी थीं। कट स्लीव होने की वजह से उसकी कुर्ती की फिटिंग लाजवाब लग रही थी, जिसमें उसका फिगर उभर कर आ रहा था। सिंपल लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दबाजी में अपने बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। यह शीघ्र अतिशीघ्र शनि और ओमकार के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसका ध्यान अपने बालों और ओमकार पर था। वह इतनी शीघ्रता में थी कि कमरे से बाहर निकलकर 2 कदम चलने के बाद ही एक लंबे लड़के से टकरा जाती है। प्रीति के टकराते ही 2 मजबूत हाथ उसे संभाल लेते हैं। इससे पहले कि वो समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ, उसके कानों में आवाज पड़ती है, गले लगना है तो यूं ही लग लो, उसके लिए टकराने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें झिझक महसूस होती है तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। यह आवाज सनी की थी। सनी की बात पर जहां ओमकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं प्रीति उसे झूठे गुस्से वाली नजरों से घूरती है। फिर प्रीति कहती है, मुझसे उलझने की जगह होटल हेवन पहुंचने पर फोकस करो। ओमकार और सनी भी सूट बूट ब्लेजर में डैशिंग लग रहे थे। यहाँ से ये तीनों होटल हेवन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही उन तीनों की गाड़ी मारवा हाउस से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंचती है, तभी वहां एक गाड़ी लगाकर खड़ा हुआ आदमी फोन पर किसी से कहता है, टारगेट मारवा हाउस से रवाना हो चुका है। मारवा हाउस से कुछ दूर एक वैनिटी ट्रक में अपने कान पर हेडफोन लगाकर योगेश कहता है,
मानसाब, प्रीति मारवा हाउस से बाहर निकल चुकी है, क्या हम उसका पीछा करें? दमयंती देवी पूछती हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है क्या? क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गई है? योगेश ने कहा, जी हाँ माँ साहब। इससे पहले कि योगेश आगे कुछ कह पाता, दमयंती देवी कहती हैं, तुम्हें वहां से हिलने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पे ही बने रहो। योगराज को फोन करो और उसे सब समझा दो। उसके जैसी नादान लड़की को पकड़ने के लिए धुरंधरों की जरूरत नहीं है, 2-4 आदमी ही काफी होंगे। योगेश मानसाब की बात सुनकर चुप हो जाता है। दमयंती देवी ने फोन रख दिया। योगेश ने हर्षिता की तरफ देखा और वो समझ गई कि उसे क्या करना है। हर्षिता ने इंटरनेट की मदद से योगराज को कॉल किया। अननोन नंबर होने की वजह से योगराज ने अपना फोन खुद नहीं उठाया और उसे गजेंद्र पाल को दे दिया। गजेंद्र पाल ने फोन उठाया और कहा, इस वक्त भैया जी थोड़े बिजी हैं, मैं उनका सेक्रेटरी गजेंद्र पाल बात कर रहा हूँ, कहिए क्या काम है? उधर से योगेश ने कहा, भैया जी से कहो योगेश का फोन है। गजेंद्र पाल ने फोन योगराज की तरफ बढ़ाते हुए उसे इशारा किया कि मानसाब के आदमी का फोन है। योगराज ने फोन ले लिया। योगेश ने कहा, भैया जी मानसाब का आदेश है, तुरंत पूरा करना होगा। इसके बाद उसने सारी बात योगराज को बताई। योगराज ने कहा, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद उसने गजेंद्र पाल को बताया कि उन्हें क्या काम सौंपा गया है। तभी गजेंद्र पाल ने कहा, जी भैया जी, मैं अपने 4 आदमी लेकर अभी निकलता हूँ। योगराज ने उसे रोकते हुए कहा, योगेश और मानसाब की बातों पर मत जाओ। अगर वहां से जिंदा वापस लौटना चाहते हो तो कम से कम 20 आदमी साथ लेकर जाओ। गजेंद्र पाल हैरानी से कहता है, एक लड़की को पकड़ने के लिए 20 आदमी? योगराज ने अपनी आवाज में शक्ति लाते हुए कहा, पागल मत बनो, तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है और उसके आसपास जो मारवा की सिक्योरिटी होगी उसका ख्याल तुम्हें नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मारवा परिवार का कोई भी सदस्य आज की तारीख में अकेला हो सकता है और उसके आसपास सुरक्षा चक्र मौजूद न हो। गजेंद्र चाहे सुरक्षा चक्र दिखाई दे या न दे, पर उस चक्र में तेजधार जरूर होगी। सिक्योरिटी का नाम सुनते ही उसके दिमाग में वो दिन घूमने लगा जब उन्होंने मानसाब के सिपाहियों को हरा दिया था। अब गजेंद्र पाल कहता है, आप सही कहते हैं भैया, कम से कम 25 आदमी साथ लेकर जाऊंगा, कुछ को साथ रखूंगा और बाकी को सावधान रहने के लिए कह दूंगा। जैसे ही गजेंद्र पाल वहां से आगे बढ़ता है, तभी योगराज उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि कहाँ जाना है? गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी, मालूम है, होटल हेवन जाना है। योगराज कहता है, तो होटल हेवन के हिसाब से अपने आदमियों का हुलिया ठीक कर लेना। गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। होटल हेवन पहुंचने के बाद प्रीति सिक्योरिटी गार्डों की टीम से रिक्वेस्ट करती है कि वे उनके साथ अंदर न आए। प्रीति उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहती है, अपना ही होटल है और हम अंदर ही हैं, आप सभी बाहर ही हमारा इंतजार करें। अगर हमें किसी भी तरह का खतरा महसूस होगा या आपकी ज़रूरत होगी तो हम तुरंत आपको सूचित कर देंगे। सिक्योरिटी गार्डों को भी प्रीति की बात सही लगती है और वे बाहर ही इंतजार करने लगते हैं। प्रीति के एक तरफ शनि और दूसरी तरफ ओमकार चल रहा था। दोनों ही यंग और हैंडसम लग रहे थे। ओमकार ने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी समस्याओं को झेला था कि वो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट था और अब सनी का भी रूप पूरी तरह से बदल चुका था। दिखने में तो वो पहले ही स्मार्ट था, लेकिन अब उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी स्मार्टनेस बढ़ गई थी। प्रीति सनी से कहती है, जो मैंने कहा है उसे याद रखना। इस ब्लूटूथ को एक पल के लिए भी अपने कान से निकालने की जरूरत नहीं है। हम दोनों तुम्हारी सभी बातों को सुनते रहेंगे और जब सही वक्त होगा तब तुम्हारे पास आ जाएंगे, या फिर जब तुम्हें लगे कि तुम्हें हमारी जरूरत है तो एक इशारा कर देना, हम तुरंत तुम्हारी टेबल पर चले आएंगे। सनी जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और उसके समानांतर एक दूसरी टेबल पर प्रीति और ओमकार बैठ जाते हैं। आज सौम्या की ड्यूटी की टाइमिंग 1:30 बजे ही खत्म हो चुकी थी। वो अपने रूम में लौट आई थी। फ्रेश होकर चेंज करने के बाद जब वो अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकालती है तो उसे देखकर मन ही मन सोचती है, आज इसे चार्ज करने का भी वक्त नहीं मिला। फिर चार्ज करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे याद आता है कि वो इसका चार्जर नीचे रिसेप्शन पर ही प्लग में लगा हुआ छोड़कर आ गई है। वो अपना चार्जर लेने के लिए नीचे रिसेप्शन पर पहुंच जाती है। ठीक इसी वक्त उसकी एक सहकर्मी उससे पूछती है, सौम्या, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो प्लीज़? सौम्या उसकी तरफ देखने लगती है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं अभी यहाँ से हिल नहीं सकती, मेरा भाई बाहर ही खड़ा है। उसका दिमाग बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है। अगर उसे थोड़ी और देर यहाँ खड़ा रहना पड़ा
तो वो वापस लौट जाएगा। मम्मी ने मेरे लिए कुछ सामान देकर उसे यहाँ भेजा है, क्या तुम उसे वो ले आओगी? सौम्या मुस्कुराकर प्यार से कहती है, बस इतनी सी बात, तुमने कहा और मैंने मना कर दिया। लो अभी लेकर आती हूँ। तुम उसे मेरी ड्रेस का कलर बता दो और कह दो कि मैं सामान लेने बाहर आ रही हूँ। तब तक सनी, प्रीति और ओमकार तीनों अपनी अपनी टेबल पर पूरी तरह से सेटल हो चुके थे और बेसब्री से मुक्ता का इंतजार कर रहे थे। मुक्ता के इंतजार में तीनों की निगाहें बीच बीच में इधर से उधर घूम रही थीं। सनी ने खुद भी मुक्ता की फोटो देखी थी और ओमकार को भी दिखाई थी, लेकिन इस बारे में प्रीति को कोई जानकारी नहीं थी। ठीक इसी वक्त ओमकार कहता है, देखो वो लड़की शनि की तरफ आ रही है। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब मुक्ता आ गई है। प्रीति भी उसी ओर देखने लगती है। उसे सौम्या आती हुई दिखाई देती है, तभी उसके मुंह से निकल पड़ता है, मतलब मेरा शक सही था, सौम्या ही है। तीनों दोस्त ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ओमकार की बात सुनते ही सनी भी उसी ओर देखने लगता है। इस वक्त सनी के चेहरे पर सामान्य हाव भाव थे। ठीक इसी वक्त सौम्या की नज़र सनी पर पड़ती है। सनी को अपनी तरफ देखते हुए उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे मन ही मन अच्छा भी लगता है, पर तभी उसे कुछ कदम आगे चल रही लड़की सनी के पास रुक जाती है। सनी अपनी जगह से खड़े होकर उसका वेलकम करता है और सीट ऑफर करता है। अब सौम्या को ऐसा महसूस होता है कि सनी की निगाह उस पर थी ही नहीं। उसने एक पल के लिए भी सौम्या को नहीं देखा। अब सौम्या को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी और उसकी खूबसूरती की घोर बेइज्जती हुई हो। उसे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जैसे उसके ऊपर किसी ने घड़े भरकर पानी डाल दिया हो। वो अपने कदमों की गति बढ़ाते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। सौम्या बाहर जाने के बाद एक और खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा तमतमाता हुआ था। उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी। उसे सनी से कोई लगाव नहीं था, ऐसा इस वजह से बिल्कुल भी नहीं था। इस जलन का मात्र एक कारण था कि उसने ज्यादा किसी और की खूबसूरती को तवज्जो मिलते देखा। वो अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेती है और लंबी गहरी सांसें लेकर अपने क्रोध को नियंत्रण में लेने का प्रयास करती है। मुक्ता ने आज की मीटिंग के लिए एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, माइनस कट स्लीव कुर्ती के साथ लॉन्ग जैकेट और स्ट्रेट लाइन का घेरे वाला प्लाजो, जिसमें न केवल वो बेहद खूबसूरत लग रही थी बल्कि ये कहा जा सकता था कि वो काफी स्टनिंग लग रही थी। सनी भी उसे देखने के बाद कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गया। मुक्ता एक नॉर्मल हाइट की खूबसूरत लड़की थी। रंग गोरा, लंबे और सीधे रेशम जैसे बाल, गहरी काली आंखें, मुस्कुराते हुए चेहरे पर मोतियों जैसे दांत। सौम्या को एक नज़र देख लेने के बाद प्रीति अपनी आंखें उसके ऊपर से हटा लेती है। प्रीति नीचे चेहरा करके अपने फ़ोन में देखने लगती है, लेकिन ओमकार की निगाहें अभी भी उन दोनों पर ही टिकी हुई थीं। ओमकार प्रीति से कहता है, ये दोनों साथ में बैठ गए हैं। फिर एक पल रुककर धीमी आवाज में आगे कहता है, ये मुक्ता पराशर देखने में काफी सुंदर है। इसके चेहरे की मासूमियत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने सनी के साथ ऐसा किया होगा। प्रीति बिना उस ओर देखे ही जवाब देती है, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि उसके चेहरे पर मत जाना। ओमकार कहता है, ओ यस, यू आर राइट। प्रीति की यह लाइन सुनकर वहां बैठा हुआ सनी भी अपने मन में यही बात कहता है, यस, मुझे इसके चेहरे पर नहीं जाना है। मुक्ता सनी से कहती है, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। सनी जवाब देता है, सेम टू यू, लेकिन इसी स्मार्टनेस पर मर मिटने के कारण ही इंसान अपनी इंसल्ट करवाता है। मुक्ता को सनी की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और साथ ही बड़ी अजीब भी लगती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। ठीक इसी वक्त अपनी पीठ के पीछे की तरफ की टेबल से प्रीति को एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। उधर ओमकार भी उन आवाज़ों को साफ साफ सुन पा रहा था। वो अपने साथ बैठी हुई अपनी सहेली सुगंधा से कहता है, जरा उस तरफ देखो, वो मुक्ता पराशर ही है ना? तभी कोकिला की बात सुनकर सुगंधा चलती फिरती निगाहों से उस ओर देखती है, फिर वापस अपनी सहेली कोकिला की ओर देखते हुए कहती है, क्या ये आदित्य पराशर की बेटी है? देखने में तो बहुत ही चार्मिंग है। इस पर कोकिला कहती है, मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए पराशर परिवार से बातचीत शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ, बस कोई अच्छा मौका हाथ नहीं आ रहा। ये सुनकर सुगंधा हंसते हुए मजाक के अंदाज में कहती है, ऐसे कामों के लिए मौकों की तलाश नहीं की जाती, बल्कि मौके खुद बनाए जाते हैं। इससे पहले कि ये मौका खुद अपने लिए कोई लड़का ढूंढ ले, तुम अपना बेटा इसके गले में डाल दो। फिर दोबारा से एक नज़र मुक्ता की तरफ देखते हुए कहती है, ये बेहद खूबसूरत है। यदि यह स्वयं अपने लिए लड़का नहीं ढूंढेगी तो पक्का कोई न कोई लड़का इसे अपने लिए ढूंढ लेगा। उन दोनों महिलाओं की बातें सुनकर ओमकार और प्रीति के कान खड़े हो जाते हैं और उनका ध्यान सनी और मुक्ता पर से हटकर अपने पीछे चल रही बातों पर लग जाता है।
कुछ रुककर सुगंधा फिर से बोलना शुरू करती है, यह पराशर टेक्सटाइल की अकेली वारिस है। मैंने सुना है कि ये एक अच्छी डिज़ाइनर भी है। वैसे इनका भरा पूरा परिवार है, चाचा, ताऊ, उनके बच्चे सब मिलकर रहते हैं, लेकिन पूरा पराशर टेक्सटाइल आदित्य पराशर ने अपने दम पर खड़ा किया है और सब कुछ उसी के नाम पर है। जिसकी भी शादी इस मुक्ता से होगी, समझ लो कि उस पर घर बैठे बैठाए ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई हैं। यह सब सुनकर प्रीति का दिमाग चकराने लगता है। अब वो अपनी निगाहें उठाकर सनी की ओर देखती है और उसके बाद उसके सामने बैठी हुई लड़की की तरफ। लड़की का चेहरा देखकर वो दंग रह जाती है। वो लड़की सौम्या नहीं थी। अब प्रीति मन ही मन सोचती है, कहीं सनी कुछ उल्टा सीधा न कर दे, कहीं एक अच्छी लड़की हम सभी की बेवकूफ़ियों के चलते हाथ से न निकल जाए। सनी उसे कुछ ऐसा न बोल दे जो उसे नहीं बोलना चाहिए। ये सब सुनकर ओमकार का भी दिमाग घूम रहा था। उसे मन ही मन ख्याल आता है, क्या ये वही लड़की है जिसके लिए मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर रखी है? ये लोग एक नहीं बल्कि 4-4 जिंदगियां खराब करना चाहते हैं। कोई उस लड़की से भी तो पूछे कि उसे किससे शादी करनी है। मेरे माँ बाप की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पर क्या इस लड़की के माँ बाप भी ऐसे ही हैं? तभी दूसरे ही पल उसके मन में खुशी के फव्वारे उठने लगते हैं। अगर ये वही लड़की है और शनि पर मरती है तो समझो मेरी जिंदगी की सारी समस्या ही हल है। क्या ये कोई इंसिडेंट है? तभी उन दोनों को अपने पीछे से दोबारा से आवाज आती है।